हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लाइकोलाइसिस। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन या प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बताया था कि जो रेस्पिरेशन है वह 4 चरणों में कंप्लीट होता है। फर्स्ट जो चरण है, फर्स्ट जो स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन है वो है ग्लाइकोलाइसिस, और जो सेकंड है वो है फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। थर्ड जो स्टेप है वो है क्रेब साइकिल, और आखिरी और चौथा जो स्टेप है वो है ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बच्चों ये 4 रेस्पिरेशन के स्टेप हैं, 4 मुख्य चरण हैं जिनमें जो रेस्पिरेशन है या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट होता है। कार्बोहाइड्रेट या भोजन का जो ऑक्सीकरण है वो कंप्लीट होता है, और कंप्लीट होकर ऑक्सीडेशन कंप्लीट होकर ATP के रूप में जो एनर्जी है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाती है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कॉल्ड इज पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्तिगृह कहलाता है। चलो बच्चों, आज रेस्पिरेशन के प्रथम चरण यानी फर्स्ट फेज की बात करते हैं, जो क्या कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस में मैंने आपको बताया था कि इसमें ना तो ऑक्सीजन ली जाती है ना ही CO2 छोड़ी जाती है। ठीक है, ये बच्चों एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही कंडीशन के लिए कॉमन पद है। तो अपने बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये ग्लूकोज से स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट होता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो ग्लूकोज भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में होता है, और ग्लाइकोलाइसिस की जो साइट है, ग्लाइकोलाइसिस की जो जगह है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर टेक प्लेस होता है, साइटोप्लाज्म। कोशिका की जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस है प्रक्रिया चलती है। बच्चों यहाँ पर जो ग्लूकोज है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में और मैग्नीशियम की हेल्प से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। यानी बच्चों ये जो पहला स्टेप है ग्लूकोज का, यहाँ पर क्या होता है फॉस्फोरिलेशन होता है। ग्लूकोज का क्या होता है फॉस्फोरिलेशन होता है, यानी फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर जुड़ता है। और वो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आता है बच्चों, यहाँ पर एनर्जी की खर्च होती है, ऊर्जा यहाँ पर खर्च होती है किस रूप में, ATP के रूप में। ATP यहाँ खर्च होती है। ATP किस में टूट जाता है, ATP किस में टूट जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये ग्लूकोज के साथ यहाँ पर जुड़ जाता है, और ग्लूकोज प्रेजेंस of hexokinase enzyme converted into glucose 6 phosphate। ग्लूकोज यहाँ पर ऊर्जा खपत करके हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है बच्चों, यहाँ पर आप देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तुरंत ही आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। बच्चों फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दोबारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो सकता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दोबारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो सकता है। बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, मैंने यहाँ पर सिंगल एरो से शो किया है, यहाँ डबल एरो से शो किया है, यहाँ फिर सिंगल एरो, फिर यहाँ डबल एरो, फिर सिंगल, फिर डबल डबल। इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो सकता है, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में चेंज नहीं हो सकता, इसलिए इसको सिंगल एरो से शो किया है। लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो सकता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वापिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो सकता है। आइसोमर, जैसे शीशे में अपने फोटो देखते हैं, मिरर में अपने खुद को देखते हैं तो हूबहू अपनी जैसी ही शक्ल दिखाई देती है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है आइसोमर है। लेकिन ग्लूकोज की फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ज्यादा बेटर कंडीशन है, इसलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। बच्चों अब दोबारा इसका एक बार और फास्फोरिलेशन होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंजाइम
फास्फोफ्रक्टोकाइनेज और मैग्नीशियम की हेल्प से ऊर्जा एटीपी की हेल्प से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाता है। एक बार यहां पर प्रथम बार इसका फॉस्फोरिलेशन हुआ था, यहां द्वितीय बार इसका फॉस्फोरिलेशन होगा। ठीक है, यहां पर जो फॉस्फेट है वो सिंगल है और एक फॉस्फेट और आ गया, एटीपी यहां दोबारा कंज्यूम होगी और एक फॉस्फेट और जुड़ गया और वो फॉस्फेट इसकी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के कार्बन संख्या 1 और कार्बन संख्या 6 से जुड़ गया। ठीक है, कार्बन संख्या 1 और कार्बन संख्या 6 से जुड़ गया, इसलिए यहां पर फॉस्फेट की संख्या कितनी है? 2 कौन सी है? 1 और 6, इसलिए बोलते हैं फ्रक्टोज 1,6 डाई या बाइफॉस्फेट। यहां पर फॉस्फेट की संख्या कितनी है? 2 है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। बच्चों फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यहां पर देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में क्यों चेंज होता है? क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के साथ भी सिर्फ एक ही फॉस्फेट जुड़ सकता है, लेकिन जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ एक से ज्यादा जो फॉस्फेट है वो जुड़ सकते हैं, इसलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब यहां पर फ्रक्टोज 6 जो फॉस्फेट है बच्चों, यहां तक जो कंडीशन है, वास्तव में जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से प्रारंभ होता है, ना कि ग्लूकोज से। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से प्रारंभ होता है और आखिर में जाकर 2 मोल किसके बना देता है? पायरुविक एसिड, जो कि ग्लाइकोलाइसिस का फ्यूचर है। ठीक है, अब यहां पर देखो ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनने तक जब प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट प्रोसेस या एक्टिवेशन फेज। बच्चों इन्वेस्टमेंट फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां तक ऊर्जा नई ना बनकर सिर्फ ऊर्जा की खपत होती है। देखो पहले चरण में ऊर्जा की खपत हुई, दूसरे चरण में ऊर्जा की खपत हुई, तो बच्चों यहां तक फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट तक केवल ऊर्जा खपत ही होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट फेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बच्चों सबसे पहले जेब से खर्चा होता है, जेब से पैसे लगते हैं और उसका जो रिजल्ट है, प्रॉफिट है, वो एंड में जाकर मिलता है। तो सेम ये एक ऐसा बिजनेस है, प्रारंभ में जेब से खर्चा लगा है, यानी एटीपी यहां पर कंज्यूम हुई है और उसके बाद में फिर प्रॉफिट अपने को मिलेगा, किस रूप में? एटीपी के रूप में। ठीक है, अब यहां पर देखो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एक एंजाइम एल्डोलेज की प्रेजेंस में 2 भागों में टूट जाता है। ठीक है, 2 भागों में टूट जाता है, क्या बनता है? 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, शॉर्टकट में इसको DHAP बोलते हैं। बच्चों ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर हैं। शीघ्र ही डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाता है? 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। बच्चों यहां पर अब ये जो रिएक्शन है ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के बाद में प्रत्येक जो है वो 2 मोल बनेंगे। ठीक है, यहां पर 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 2 मोल बनते हैं और इसके बाद का जो प्रोसेस है प्रत्येक स्टेप में 2 मोल ही बनेंगे। ठीक है, तो 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड यहां पर देखो इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ जाता है, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। बच्चों इसी प्रकार 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है और यहां पर रिड्यूसिंग पावर की फॉर्मेशन होती है। यहां पर एटीपी के रूप में रिड्यूसिंग पावर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये देखो 2NAD कन्वर्टेड इनटू 2NADH या इसको 2NADPH2 भी इसको बोल सकते हैं। यहां पर रिड्यूसिंग पावर की फॉर्मेशन हो रही है, यहां पर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों यहां पर देखो 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंजाइम
ट्रांसफॉस्फोरिलेज की प्रेजेंस में, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहां पर देखो, यहां से फॉस्फेट ग्रुप निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो यहां पर ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा का उत्पादन होता है किस रूप में? एटीपी के रूप में। ऊर्जा का शुद्ध उत्पादन होता है एटीपी के रूप में। यहां भी ऊर्जा का उत्पादन होता है, लेकिन यहां अशुद्ध, रिड्यूसिंग पावर के रूप में। ठीक है, अब आगे चलो। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है। बच्चों इसी प्रकार 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एनोलाइज की प्रेजेंस में 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड काइनेज व मैग्नीशियम और पोटेशियम की प्रेजेंस में 2 मोल पायरुविक एसिड के बना देता है। 2 मोल पायरुविक एसिड के बना देता है। ठीक है, आखिरी जो स्टेप है, जब 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड से 2 मोल पायरुविक एसिड के बनते हैं, तो यहां पर ऊर्जा का शुद्ध उत्पादन होता है। ठीक है, और ऊर्जा का शुद्ध उत्पादन कहां हो रहा है? 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है तो ऊर्जा का शुद्ध उत्पादन होता है। यहां पर प्योर प्रोडक्शन, प्योर एनर्जी के रूप में मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि डायरेक्ट यहां पर एटीपी की फॉर्मेशन होती है, इसलिए मैं इसको बोलता हूं प्योर रूप, शुद्ध रूप से ऊर्जा का उत्पादन। ठीक है, और ये क्या है? रिड्यूस एनर्जी, ऊर्जा का अशुद्ध इम्प्योर रूप से यहां पर ऊर्जा का उत्पादन होता है। आपको पता है NADPH2 इक्वल टू 3 ATP, 3 ATP के बराबर 1 मोल NADPH2 का होता है। और इसी प्रकार अगर FAD हो तो FAD इक्वल टू 2 ATP, 2 ATP के बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आप देखो कि कार्बन का कहीं भी लॉस नहीं हो रहा। आखिर में जो पायरुविक एसिड बनता है, ये देखो, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 2 मोल पायरुविक एसिड जो बनते हैं, यही बच्चों क्या है? ग्लाइकोलाइसिस है। ठीक है, तो यहां पर पायरुविक एसिड के कितने बने? 2 मोल, 2 मोल। तो पायरुविक एसिड के 2 मोल यानी कार्बन की संख्या कितनी है? 6। एक में कितनी है? 3। एक मोल में कितनी है? 3। जब 2 मोल बनते हैं तो कार्बन की संख्या कितनी है? 6। ग्लूकोज में कार्बन की संख्या कितनी है? 6। ठीक है, तो बच्चों ग्लूकोज में कार्बन की संख्या 6 थी, और जो आखिर में जो प्रोडक्ट बना पायरुविक एसिड, उसमें भी कार्बन की संख्या 6 है। तो यहां पर कार्बन की हानि नहीं होती, कार्बन का लॉस नहीं होता। ठीक है, अब बच्चों अपनी बात करते हैं एनर्जी की। सबसे पहले आप देखो कि जहां पर एनर्जी की खपत होती है, जहां पर एनर्जी की खपत होती है, सबसे पहले आप देखो कि एनर्जी खर्च कहां कहां हो रही है। एनर्जी कहां खर्च हो रही है? एक एटीपी और ये दूसरा एटीपी। ठीक है, एक एटीपी ये रहा और दूसरा एटीपी आपका ये रहा। टोटल जो एनर्जी की खपत है वो 2 एटीपी है यहां पर। दो एटीपी यानी 2 एटीपी इस प्रोसेस के अंदर खर्च किए गए हैं। और यहां पर शुद्ध एटीपी का प्रोडक्शन कितना है? 2 एटीपी यहां पर है और 2 एटीपी यहां पर है। कितने हैं टोटल? कितने हैं? 4 एटीपी। देखो टोटल जो एटीपी का प्रोडक्शन कितना हुआ? 4 एटीपी। टोटल एटीपी 4, कौन सी? 2 यहां पर और 2 एटीपी यहां पर। टोटल कितनी होगी? 4 एटीपी। लेकिन एटीपी यहां खर्च कितनी हुई? 2 एटीपी। 2 एटीपी कहां खर्च हुई? एक यहां पर, एक यहां पर। ठीक है, तो अपने पास इस प्रोसेस के दौरान कितनी एटीपी बची? केवल 2 ही एटीपी बची।
तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान शुद्ध रूप से एटीपी अणुओं का जो प्रोडक्शन होता है वो कितना है, शुद्ध रूप से 2 एटीपी। चलो अब अपने बात करते हैं अशुद्ध रूप से, इम्प्योर रूप से। इम्प्योर रूप से केवल एक ही रिड्यूसिंग पावर की फॉर्मेशन होती है 2NADH, ठीक है। और ये किसके बराबर है, मैंने आपको बताया था कि 3 एटीपी, ठीक है। यहां पर कितना है 2 × 3, 6 एटीपी। 1 NADH2 इक्वल टू 3 एटीपी, ठीक है। तो यहां पर NADH2 के कितने मोल हैं, 2 मोल है, ठीक है। तो 1 मोल के अंदर कितनी है 3 एटीपी, 2 मोल के अंदर कितनी होगी 6 एटीपी, ठीक है। तो बच्चों यहां पर 2 + 6 टोटल कितनी है 8 एटीपी, ठीक है। टोटल जो एटीपी का प्रोडक्शन है, कुल जो ऊर्जा का उत्पादन है वो कितना है 8 एटीपी। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान कुल 8 एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो बच्चों ये थी यहां पर ऊर्जा की कैलकुलेशन।